हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली वीडियो में जो 17 क्वेश्चन हमने किए हैं जो बेसिक नॉर्मल थे और जो तकरीबन पेपर में फंसने वाले थे वो क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, वो सारी थ्योरी थे। आज हम चालू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज हम बात करेंगे मूल्य वृद्धि विधि की, ठीक है। इसके अलग अलग नाम क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके ज़रिए हम किस तरह के क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं और किस तरह से हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं। आइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है चालू हो जाता है, लेकिन तथा कुछ प्रश्न उत्तर को हल करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को भी हल करेंगे साथ में। सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए सबसे पहले मूल्य वृद्धि विधि के अलग अलग नाम। सबसे पहला नाम आता है, इसे बोलते हैं हम उत्पादन विधि। दूसरा नाम आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम उत्पाद विधि। तीसरा नाम आता है हमारे पास माल सूची विधि। चौथा है शुद्ध उत्पाद विधि। पांचवा है वस्तु सेवा विधि। छठा है औद्योगिक उत्पत्ति विधि। तो ये हमारे मूल्य वृद्धि विधि के कुछ अलग अलग नाम हैं। ये मैंने बुक में से ही निकाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मोस्टली आपसे ये वाला नाम पूछा जाएगा और आपसे ये वाला नाम पूछा जाएगा, इन दो के बारे में पूछा जाएगा। बाकी जो एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में फंस जाते हैं तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो आप इस काम को याद रखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमने जो काम करना है हम पिछली पेज पे करते हैं। चलो आइए, सबसे पहले उत्पादन विधि का सूत्र, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसे साथ में नोट करते जाइए तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। अगर साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आप चार्ट बना सकते हैं एक तरीके से। आपको बताता हूँ किस तरह से काम आएगा। फुट्टा कहाँ गया ये? तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें GPA@MP ज्ञात करना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें क्या GPA@MP ज्ञात करना होगा। और
राष्ट्रीय आय को हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये बातें ध्यान रखने वाली है कि राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और GV एट MP होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो GV एट MP को हमने 3 तरीके से कर रखा है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो बताया था GV एट MP होता क्या है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों को मिला के GV एट MP बनता है, जो GDP एट MP के बराबर होता है, यानी घरेलू सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है, जो देश में हो रहा होता है। ये सिर्फ एक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो हम इससे भी एक राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम होते हैं सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, GVA एट MP सो बोलते हैं उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर हमें उत्पादन का मूल्य सीधे से दे रखा होता है कुछ ही क्वेश्चन में, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है। तो जब उत्पादन का मूल्य सीधे से ना दिया हो तो उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, इसमें देखिए, इसे बोलते हैं बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट, ठीक है। तो बिक्री प्लस में स्टॉक परिवर्तन तब उत्पादन का मूल्य निकलता है। कभी कभी हमें ये भी सीधा सीधा नहीं दे रखा होता है, तो बिक्री निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मदद दे रखी होती है। देखिए, इसको दे रखा होता है घरेलू बिक्री दे रखी होती है, और दे रखा था हमें निर्यात। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, हम बिक्री निकल कर आ जाती है। ऐसे ही इसको देखो, एक तरीके से और दे रखा होता है, या दे रखा होता है कीमत वस्तु की, कीमत वस्तु की दे रखी होती है, और इनटू मात्रा वस्तु की, ठीक है। इसको बोलते हैं हम P, इसको बोलते हैं हम Q। जब इन दोनों करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो हमारा निकल के आ जाता है बिक्री। तो ये बिक्री निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका एक क्वेश्चन भी है बुक के अंदर, वो मैं करवाऊंगा जरूर इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, और स्टॉक में परिवर्तन करिएगा, सीधा देने रखा होता है। तो इसको भी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक तरीका और होता है। देख, इसको बोलते हैं अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। इसको भी कर लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या है निकालने के तरीके, उत्पादन का मूल्य। अगर हम बात करें मध्यवर्ती उपभोग का, तो इसके भी कुछ अलग नाम है। जैसे इसको सिंपल सा बोल रखा है मध्यवर्ती उपभोग दे रखा होगा, नहीं तो इसके क्या है बहुत सारे नाम दे रखे हैं। देखिए, एक तो ये
इसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रेड पेन कहाँ गया ये, कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्या नहीं। देखिए GVA@MP हमें निकालना है राष्ट्रीय आय के लिए। तो हमें क्या, उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये होना चाहिए, और इसको निकालने के लिए ये होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इसको निकालने के लिए, ये वाला सिस्टम इसको है, और इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। नोट नंबर फर्स्ट, मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है जिसको बोलते हैं हम घरेलू बाजार से कच्चे माल का क्रय, और प्लस में होता है आयात, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला नाम है, जिस नाम से जानते हैं। दूसरा नाम होता है हमारे पास मध्यवर्ती लागत। बाकी नाम हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए, तीसरा नाम है हमारे पास कच्चे माल का क्रय, ठीक है। चौथा है हमारे पास कच्चा माल, ठीक है। पांचवा है हमारे पास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। छठा है हमारे पास मध्यवर्ती उपभोग का नाम है एक उपभोग उत्पादक वस्तुएं। सातवां है कच्चे माल की खरीद, और आठवां है
देखिए मध्यवर्ती उत्पादकों का क्रय प्लस में कच्चे माल का आयात। ठीक है, ये वाला क्या है, 8वां है, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट ताकि ये मिक्स ना हो जाए ऊपर वाले में, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पादक, यानी मध्यवर्ती उपभोग का क्या है, ये अलग अलग 8 नाम है। किसी भी नाम में से आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन दे रखा होता है, और ये सारे के सारे नाम के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोट नंबर 2, हम बात करते हैं मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम। मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम देखिए, सबसे पहला नाम आता है हमारे पास मूल्य ह्रास का। दूसरा आता है हमारे पास अवक्षय। तीसरा आता है हमारे पास अप्रचलन। चौथा है हमारे पास गिरावट। 5वां नाम आता है गिरावट। छठा है मूल्य गिरावट। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब नोट करते जाएं तो आपका बेटर रहेगा, एक चार्ट बन जाएगा आपके लिए। नहीं तो बाद में फिर आपको वीडियो पॉज करके दोबारा से नोट करना पड़ेगा। मूल्य प्रचलन 8वां है हमारे पास स्थायी पूंजी का अवक्षय। 9वां है हमारे पास स्थिर पूंजी का अप्रचलन। 10वां है स्थिर पूंजी का अवक्षय। 11वां नाम है हमारे पास स्थिर पूंजी का उपभोग। ये वो नाम हैं जो आपके एग्जाम में यानी क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, किस में क्या नाम आया, कितना नाम नहीं आया। 12वां है मूल्य अवक्षय। 13वां हमारे पास है स्थायी पूंजी का उपभोग। 14वां है हमारे पास अचल पूंजी का उपभोग। या आखिरी है अचल पूंजी का अवक्षय।
ये अलग अलग आपसे नाम पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर अभी आप सारे याद हैं या तो समझ दिमाग में बैठ जाते थोड़े बहुत, याद करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप ये चार्ट बना के सामने रख लेना और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन हल करते रहना। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो इतना क्या है, मूल्य राशि के अलग अलग नाम आपने जान लिए होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे देखिए, ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं NFI। देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको हम बोलते हैं NFIA, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सूत्र की। देखिए, सूत्र जो निकलता है वो ऐसे, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को कारक आय। मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं हाईलाइट करता हूँ, नोट नंबर 3 को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि ये। अब देखिए, विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को कारक आय। अब देखो, कभी कभी विदेशों से प्राप्त शुद्ध, जब ये नाम ना दे रखा हो, इस नाम को निकालने के लिए शुद्ध साधन आय, शुद्ध आय, सुसाधन आय इसे हम बोलते हैं। शुद्ध को निकालने के लिए हमें क्या सेम माइनस को करना पड़ता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको बोल सकते हैं छोटे शब्दों में, इसको बोल सकते हैं हम से माइनस को। यानी विदेशों से प्राप्त साधन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ऐसे से माइनस को। अगर ये बात ध्यान रखना शब्दों के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन शब्दों का ही खेल खेलता है और कुछ भी नहीं खेलता है, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो हम इसका एक और बात कर लेते हैं, नोट नंबर, ये मैंने इसको हाईलाइट जानबूझ की नहीं किया है ना मूल्य राशि की इससे वैल्यू, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक है। ये वाला एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, से माइनस को यानी NFI निकालने का। तो हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले की। बस बोतल सही हो जा। देखिए, नोट नंबर 4, इसको हाईलाइट, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सूत्र, यानी इसे बोलते हैं हम NIT, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, NIT। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से।
ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे, ठीक, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। देखिए यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध दे रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शुद्ध देखा, शुद्ध अप्रत्यक्ष। इस शुद्ध को निकालने के लिए हमें अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष करने केवल अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता ना हमें माइनस करनी होती है और हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सूत्र था, इसे फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम। आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम। तो यहाँ पर क्या है, पहला नाम क्या है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं रियायतें, ठीक है। दूसरा बोलते हैं हम अनुदान, तीसरा बोलते हैं हम सब्सिडी, चौथा बोलते हैं हम मदद, पांचवा आर्थिक सहायता ही बोलते हैं। ये क्या है, आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम, यानी इस नाम से अगर ना दिया हो इस क्वेश्चन के अंदर नीट निकालने के लिए तो हमें ये नाम दे रखे होंगे पाँचों से, इन पाँचों में से कोई नाम दे देगा, उसको हमें पुट करना है, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के अलग अलग नाम। ये वाला जो था आर्थिक अप्रत्यक्ष कर, इसके भी अलग अलग नाम है, वो भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं 10 निकाल के रखे हैं जो आपकी बुक में से हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर से तो अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, और भरते भरते दो तीन पेज तो भर ही जाएंगे। तो मैंने सिर्फ गिनती के लिखे हैं जो बुक में से होने चाहिए और जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, उन्हीं के नाम लिखे। तो फर्स्ट की बात करते हैं, पहला है बिक्री कर, जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास उत्पादन शुल्क, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं उत्पादन कर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तीसरा नाम है हमारे पास आयात शुल्क, साधारण भाषा में कहे तो आयात कर, इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ये आपने टीवी में सुना होगा बहुत बार, तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में आपको बहुत कम सुनने को मिल रहा होगा। तो चौथा है हमारे पास मूल्य वृद्धि कर, इसको बोलते हैं हम वैट। इंग्लिश में बोले तो फुल फॉर्म में वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। पांचवा है हमारे पास
सेवा कर, जिसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। छठा है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लाभांश वितरण कर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये क्या है, कहीं मिक्स ना हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी लाभांश वितरण कर बोलते हैं, ठीक है। सातवां जो हमारे पास है उसे बोलते हैं मनोरंजन कर। कभी भी आप मूवी देखने जाते हो तो टिकट पे ये ऑटोमेटिक लगा होता है मनोरंजन कर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। और अगर हम बात करें आठवें की तो उसे बोलते हैं हम संपत्ति कर, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स। संपत्ति कर के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स की बुक के अंदर। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपको ये देखने को मिल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने स्टडी किया है इसके ऊपर, तो बहुत ही लेंदी है। अगर जीएसटी ना आया हो तो, जिस टाइम जीएसटी नहीं आया तब मैंने पढ़ाई करी थी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा इसको प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे तामझाम भी मिलते हैं और इसको समझ में आए तो ईजी है, जिसको समझ में ना आए तो वो टफ पाया जाता है। तो अगला है जो हमारे पास है उसे बोलते हैं टोल टैक्स। इसके बारे में कौन नहीं जानता, टोल टैक्स। जब भी आप कहीं अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो आपको टोल देना ही पड़ता है। और जब अब इसकी बात करते हैं इसको बोलते हैं हम जीएसटी, बिल्कुल जीएसटी। अब हम बात करेंगे जीएसटी की, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपके नाम आ जाते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ठीक है। तो ये सबके आ जाते हैं नाम। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर इन 10 में से कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़ के रखनी है, शुल्क नाम पकड़ना होगा या कर। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को देखिए नोट कर देते हैं यहाँ पर। अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए आपको केवल कर या शुल्क शब्द पर ध्यान देना होगा। बस ये हमारा क्या है, एक नोट है जो अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए आएंगे कि अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको शुल्क या कर आपको ध्यान रखना होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई साहब ये इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। इसमें से हम आर्थिक सहायता माइनस कर देंगे तब हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। और एक चीज़ और, कभी कभी 3-4 आपको दे देगा एक साथ, उन चारों को ऐड करके आर्थिक सहायता माइनस कर देनी है बस, तब आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। तो उसमें क्या है, कभी कभी 4-5 रहता है, ऐसा होता है। तो देरी ना करते हुए अगर नेक्स्ट पेज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे नाम, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के नाम हो गए और ये हो गए, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब
थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला ये जरूरी भी बहुत है, इसके बिना तो राष्ट्रीय आय निकल ही नहीं पाएगी जल्दी से। सबसे पहले अगर ग्रोस दे रखा हो, बाद में दे रखा हो नेट, तो हम क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। दूसरा अगर नेट पहले दे रखा हो और बाद में दे रखा हो ग्रोस, तो माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये डेप बोलते हैं मूल्यह्रास। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो देखिए G इजिकल टू N प्लस डेप और N इजिकल टू G प्लस डेप। ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, इधर लिखा होगा डोमेस्टिक, फिर इजिकल टू में दे रखा होगा नेशनल। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NFIA। अब NFIA क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये अभी पिछली पेज में मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मैंने कहा था NFIA काम पड़ेगा और यहाँ पर अभी नीट का भी काम आएगा। नेशनल आ जाए पहले और बाद में डोमेस्टिक आ जाए तो प्लस का होगा NFIA, ठीक है। तो देखिए D इजिकल टू N माइनस NFIA और N इजिकल टू D प्लस NFIA। ये ऊपर का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऊपर वाले का, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आप एक चार्ट बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पिछली बार जो 3rd चैप्टर था उसमें भी इसी का इस्तेमाल हुआ था, अब ये 4th चैप्टर, इसमें तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय इसी के दम पे निकलेंगे। अब देखिए फैक्टर कोस्ट आ जाए और इजिकल टू में मार्केट प्राइस, तो माइनस क्या कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और यहीं पर अगर उसका उल्टा हो जाए, मार्केट प्राइस पहले आ जाए और बाद में फैक्टर कॉस्ट आ जाए, तो प्लस कर देंगे हम NIT। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमें ये मिलता है FC यानी फैक्टर कॉस्ट इजिकल टू MP यानी मार्केट प्राइस और माइनस NIT, ठीक है। तो MP इजिकल टू हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है और प्लस का क्या है NIT, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। इसी का हम इस्तेमाल करके हम काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो यहाँ पर ज़रा देखिए मैंने एक पेज बना रखा है ये वाला, इसके अंदर मैंने शॉर्ट में नाम लिखे और ये नाम रख के लिख लिए। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो इन चीज़ों को रखता हूँ एक्स्ट्रा, और मैंने इसी चीज़ को मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ रखा है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर चालू होने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ज़रा रुकिए। हेलो एवरीवन, तो मैंने पिछली वीडियो में पिछले पेज पे मैंने आपको फॉर्मूला के बारे में समझाया था। अब मैं उसके आधार पे छठा एग्जाम्पल करने की सोचता हूँ, ठीक है। या मैं करने ही जा रहा हूँ, तो आप भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने इस वाले छठे क्वेश्चन को बुक में से इसमें उतार दिया है, ताकि मुझे बार बार आपको दिखाने के लिए पूरी भारी बुक ना उठानी पड़े। इसलिए आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अगर करनी चाहती है तो बुक से काम कर सकते हो। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है,
साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी क्या है, NVA। शुद्ध को बोलते हैं नेट, यानी N शॉर्ट फॉर्म पहला नाम इसका आता है। मूल्य को बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू का स्टार्टिंग का B आता है। और वृद्धि को बोलते हैं एडिट, एडिट का स्टार्टिंग का A आता है। तो NVA एट FC, FC बोलते हैं साधन लागत को। तो यहाँ पर क्या है, साधन लागत निकालनी है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, GVA एट MP। इसको निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा, इसको निकालने के लिए हमें पहले इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, उत्पादन का मूल्य और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्या उत्पादन का मूल्य दे रखा है, नहीं दे रखा। मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, दे रखा है। मध्यवर्ती खरीदे, इसे बोलते हैं यही खरीदे ही बोलते हैं। देखो कच्चे माल की खरीद, और इसमें कच्चे माल का क्या, मध्यवर्ती उपभोग जाता है। ठीक है, तो यही हमारा पास क्या हो जाता है, 500। इसमें क्या हमारे पास ये तो हो गया 500, ठीक है, लेकिन उत्पादन का मूल्य हमारे पास में नहीं है। तो हम उत्पादन का मूल्य निकाल लेते हैं। उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री कितनी है हमारे पास, देखिए बिक्री दे रखी है, ये कितनी है 800 प्लस, लेकिन स्टॉक परिवर्तन दे रखा है डायरेक्ट सीधा, नहीं दे रखा। तो हमें क्या स्टॉक में परिवर्तन निकालना पड़ेगा। स्टॉक में परिवर्तन, अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक कितना हमारे पास 20 दे रखा है, ठीक है, और प्रारंभिक स्टॉक कितना दे रखा है 50 दे रखा है। अब 20 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, लेकिन माइनस का ध्यान रखना, इसमें से हम घटा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 30 बचेगा। ठीक है, और माइनस का 30 हम इधर कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक परिवर्तन निकाल लिया हमने, स्टॉक परिवर्तन ये था तो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा 800 माइनस 30, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 770। ठीक है, 770 आ गया। अब इस उत्पादन का मूल्य तो हमारा निकल गया, हमारे पास कितना 770 आ गया, ये 770 इधर हम पुट कर देंगे ऊपर की साइड पे। ठीक है, अब मध्यवर्ती उपभोग कितना हमारे पास, मध्यवर्ती तो खरीद के दे रखी है 500 दे रखी है। अब हम इसको कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 270 आ जाएगा। तो हमारे GVA टाइम पे निकल कर आ गया, इसको करते हैं अंडरलाइन ताकि ये मिक्स ना हो जाए। अब बात करते हैं NVA एट FC की, इसको कर ले पहले NVA एट FC, और इसको कर देंगे GVA एट MP। N और G जरा देखिए, अब हमारे पास इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। देखिए N और G यानी कि नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस क्या आ जाएगा, डैप आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, N और G क्या आएगा, माइनस का डैप आ गया। ठीक है, V और V सेम है, A और सेम है, F और MP देखिए ये तो हो गया, ये तो सेम है, इसका रोल नहीं है इसमें। F और MP, FC और इज इक्वल टू MP, FC इज इक्वल टू MP दे रखा है। तो कितना आएगा हमारे पास, क्या माइनस का आएगा हमारे पास NIT। ठीक है, अब ये डैप को हम बोलते हैं मूल्य ह्रास, क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास, इसका भी काम बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है, दे रखा है, इसको बोलते हैं डैप, इसका पूरा नाम होता है डेप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और मूल्य ह्रास क्या है ये, और इसके ऊपर मैंने पूरी टॉपिक बता रखी है, ये होता क्या है, क्या इस्तेमाल होता है, और कैसे हम इसकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं, या होता है हमारी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल, वो सब मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप पिछले देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, GVA एट MP कितना निकला 270, और मूल्य ह्रास कितना हमारे पास 30 दे रखा है, लेकिन नेट नहीं दे रखा हमारे पास। नेट यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। देखिए शुद्ध
अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इसको बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी चलो छोड़ो, इतना मैंने बोल दिया तो काफ़ी है। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर दे रखा है इसके अंदर, देखिए दे रखा है कच्चे माल का क्रय दे रखा है, मध्यवर्ती कच्चे माल क्रय में दे रखा है, दे रखा है कच्चे माल का क्रय, हाँ ये नहीं हो जाएगा, खरीदे जाएगी, ठीक है, वह एक्चुअल में ज़्यादा मांग में, ठीक है। अब बताते हैं क्या है इसमें, क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, ठीक है, आर्थिक सहायता है, अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा तो क्या बोलेंगे, जीरो पुट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या आर्थिक सहायता दे रखी है 40, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का 40 हो जाएगा। अब माइनस का 40 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 270 माइनस 30 प्लस का 40, तो ये आ गया 270 प्लस 10, तो कितना आ गया हमारे पास 280, कितना आ गया 280, यही हमारा क्या है आंसर है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिए, कच्चे माल का क्रय भी हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती उपभोग बोलते हैं, और मध्यवर्ती खरीदे भी हम बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग को ही बोलते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में अमाउंट किसका बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो हम इसको ही उठाएंगे, क्योंकि क्या है, इसको उठाने से हमारा नुकसान डबल मतलब दोहरी गणना की समस्या का सामना करना पड़ जाता है, और दोहरी गणना की समस्या क्या होती है मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो इसमें क्या है, दोबारा रिपीट ना हो तो उसको कर सकते हैं। अगर हम इसको लेते तो हम इस वाले को भी हमें ऐड करना पड़ता, लेकिन दोनों का अमाउंट जोड़ने के बाद भी इसके बराबर नहीं पहुंच पा रहा था, तो ये क्या अलग से दे रखा है, और ये चीज़ें क्या है कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन में ये मत देखना जिसका अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो उसी को निकालने की कोशिश करना, उससे आपका आंसर 100% या 90% सॉल्व या सही होने की संभावना बनी रहती। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे नया क्वेश्चन कराता हूँ। हेलो एवरीवन, सो मैंने पिछले पेज पे आपको एक छठा क्वेश्चन करवाया था, तो मैं करवाने वाला हूँ सातवां क्वेश्चन। तो मैंने बुक में से इस पेज पे उतार दिया है, ठीक है। अब इस उतारने की बात आप देख रहे हैं कि मैंने इसे सॉल्व कर लिया ताकि इसमें बार बार मुझे इधर उधर ले आना आसानी हो। आप जरा देरी ना करते हुए चालू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, उत्पादन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मूल्य वृद्धि विधि के अंदर हम सिंपल सा एक तरीका अपनाते हैं, और ये क्या है, एक मूल्य वृद्धि विधि द्वारा ही करना है। मूल्य वृद्धि विधि द्वारा हल कीजिए, ये सिंपल सा है, और इसी विधि के द्वारा ही हम हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए मूल्य वृद्धि विधि क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा कि इसे ही बोलते हैं मूल्य वृद्धि। अब ये मूल्य वृद्धि या उत्पादन विधि बोलते, इसके नाम भी अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होगा, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर्मूला। देखिए GVA@MP, चाहे हम कुछ भी निकालने को कहा हो फर्क नहीं पड़ता, तो हमें क्या निकालना है, पहले GVA/MP निकालना है, उसके बाद ही उत्पादन का मूल्य निकालेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब देखो उत्पादन का मूल्य निकालने को क्या कर रखा है, लेकिन उत्पादन का मूल्य भी चाहिए निकालने के लिए GVA/MP। तो जो हमें एक्चुअली, इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे, इसको माइंड से निकाल लेंगे, इस पे ध्यान देते हैं। इसके अंदर उत्पादन का मूल्य हमें निकालने को दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में निकालना ही यही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें एग्जाम में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वही हम करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, उत्पादन शुल्क दे रखा है। शुल्क यानी कर, इसे टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टैक्स बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, उत्पादन का मूल्य नहीं कहलाता। आर्थिक सहायता है, ठीक है, और मूल्य ह्रास है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जीरो पुट कर लेंगे, माइनस मध्यवर्ती उपभोग क्या है हमारे पास, मध्यवर्ती उपभोग क्या है, ये रहा 75, कितना हो गया 75, तो हमारे पास क्या है माइनस का 75 आ गया,
ठीक है। तो जी वी एट एम पी हमारे पास -75 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, यानी क्या है, शुद्ध को क्या बोलते हैं एन, वी को मूल्य को वी बोलते हैं और वृद्धि को एडेड यानी ए बोलते हैं, और इनके साधन है एफ सी। तो हमारे पास दे रखा है, देखो जो हमें दे रखा हो हम पहले उसे बाद में रखेंगे, ठीक है, और जो हमें निकालना है उसे हम पहले कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या दोनों चीज़ें रखी है, तो हम कह रहे हैं एन वी ए एट एफ सी और इजिकल टू में जी वी ए एट एन पी। सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब जरा देखिए एन और जी, अब हम आते हैं अपने हथियार पे। ये है हमारा हथियार, ये 1 2 और ये 3, ये तीनों मैंने कलर कर रखे हैं इसको एक। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग क्या है, एन है और जी है। ये पहले वाला इसका आता है और दूसरे वाले का होता है ये वाला, और तीसरे वाले का ये वाला होता है ये वाला। लेकिन क्या है, ये वाला भी आएगा आय विधि और व्यय विधि के अंदर, जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तब, ठीक है। फिलहाल तो ये दोनों ही आ रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए एन और जी क्या है, ये एन इजिकल टू जी माइनस डेप्रिसिएशन, एन इजिकल टू जी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो सेम है ए और बी, ठीक है। एफ सी और एम पी देखो, एफ सी इजिकल टू एम पी माइनस नेट, एफ सी इजिकल टू एम पी माइनस नेट एन आई टी, ठीक है। अब देखते हैं एन वी ए। अब देखिए यहाँ पर देखिए एन वी ए एट एफ सी, ये रहा हमारा एन वी ए ऑप्शन दे रखा है, तो है 100 है, ठीक है। इसका 75 है माइनस का, ठीक है। फिर हम माइनस कर देंगे इसको, डेप्रिसिएशन कितना हमारे पास 10 है। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध मूल्य शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना होता है, इसको निकाल लेते हैं एन आई टी, इसको हम बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये हमें निकालना है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर कितना, देखो हमारे पास उत्पादन शुल्क यानी टैक्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो ये क्या है 20 है, ठीक है। हमारे पास 20 निकल कर आ गया। अब क्या है, आर्थिक सहायता दे रखी है, हाँ दे रखी है, आर्थिक सहायता ये 5 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये 5 दे रही, हम इसको माइनस कर दें, कितना आएगा हमारे पास 15। तो यहाँ का माइनस आ गया 15, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 इजगल टू ये हो गया 25, ये हो गया माइनस का 100। अब इस माइनस का 100 है तो हम इसको लेके जाएंगे इधर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 200, जो हमारा क्या है एक्चुअल में क्या है, ये आंसर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं नोट, कह सकते हैं 200 है हमारा उत्पादन का मूल्य। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। आपको ये समझ में आया होगा, चाहे उत्पादन का मूल्य निकालने को दिया हो, चाहे मध्यवर्ती उपभोग निकालने को दिया हो, चाहे एनवीएफ है, चाहे जीवीएट एमपी कुछ भी निकालने को दिया हो, हम तरीका यही अपनाएंगे करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और अभी रुक जाओ, मैं नेक्स्ट पेज से दोबारा एक क्वेश्चन करा रहा हूँ एक और। हेलो गाइस, तो जो मैंने पिछले पेज पे करवाया था वो एग्जाम्पल 7 था। अब इसमें हम निकालेंगे एग्जाम्पल 8 में मध्यवर्ती उपभोग याद करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वही फॉर्मूला अपनाना जो हमने अपनाया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, GVA एट MP याद कर लेंगे। उसको निकालने क्या है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। अब जरा देखिए इसके अंदर में क्या करना है, उत्पादन का मूल्य। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है इस पेज के ऊपर अपनी सहूलियत के लिए, आपको जरूरत नहीं लिखने की। उत्पादन का मूल्य दे रखा है 200, कितना है 200, माइनस मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है नहीं दे रखा, तो हम उसको 0 पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, GVAT MP 200, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ और दे रखा है, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, यानी क्या है NVA@FC। यहाँ पर भी FC दे रखा है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं NVA@FC कर लेते हैं इजकल टू GVA@MP। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर देखिए N और G, यहाँ पर देखो N इजकल टू G माइनस का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब फिर क्या है FC और MP डायरेक्ट कर रखा है, FC इजकल टू MP माइनस का नेट NIT, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है NVA@FC कितना रखा है 80 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास GVA@MP हमने 200 निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस का डेप्रिसिएशन, डेप कितना हमारे पास इसके अंदर है, डेप दे रखा है 20, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है नहीं दे रखा, तो हम इसको निकाल लेंगे, यानी NIT निकालने का क्या है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष कर कितना हमारे पास बिक्री कर, देखो दे रखा साफ साफ दे रखा बिक्री कर 15, इसे अप्रत्यक्ष कर का ही दूसरा नाम होता है। और मैं बता दूं मैंने पिछली इसी वीडियो के अंदर कुछ पेज में लिखवाया था अप्रत्यक्ष कर के नाम, देखिए ये सारे नाम, ये सारे के सारे क्या है अप्रत्यक्ष कर है। ये मैंने वही नाम लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो बुक में से हैं। अप्रत्यक्ष कर इससे भी ज़्यादा होते हैं, वो तो पजल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो फालतू चीज़ें सारी सारी। अगर आप कॉमर्स साइड से है तो आप कर सकते हो उन फालतू चीज़ों को, तो वो आपके काम की चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आर्थिक सहायता। यहाँ आर्थिक सहायता कितनी है 5 है, कितना हो गया 10 हो गया, तो नीट निकल के आ गया 10 निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या -30 तो 170 80, कितना आ गया 170 और ये 80, ठीक है। अब हम करेंगे इसको यहाँ से इधर इधर के ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 170 माइनस 80 कितना आ जाएगा हमारे पास इजकल टू क्या आ जाएगा 90। तो ये हमारा क्या है मध्यवर्ती वो है, इसको मैं करता हूँ ब्रैकेट, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा वाला क्वेश्चन कि हमारे मध्यवर्ती उपभोग हमने इसमें निकाल लिया है, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको।